अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ द प्रोटीन। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग अपनी मसल बिल्डिंग करते हैं दे नीड टू हैव द प्रोटीन शेक या प्रोटीन पाउडर। इसकी रीज़न ये होती है कि हमारी बॉडी के अंदर सेल्स प्रोटीन से क्रिएट होते हैं। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट इट इज़ द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। और अगर आपने अपनी बॉडी के अंदर मसल्स या सेल्स का नंबर इंक्रीज करना है तो यू शुड टेक मोर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के अगर स्ट्रक्चर को बात करें तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो मेन आपका आर, सी डबल बॉन्ड ओ एच एंड आर ग्रुप होता है NH2। यानी ये जो आर ग्रुप होता है ये डिटरमाइन करता है नेचर ऑफ प्रोटीन। लेट्स सपोज करें अगर हम ग्लाइसिन की बात करेंगे तो ये आर रिप्लेस हो जाएगा H से। अगर हम एलानिन की बात करेंगे तो आर रिप्लेस हो जाएगा CH3 से। इट मीन्स कि ये जो 3 कंपाउंड्स है ये कांस्टेंट होते हैं थ्रू आउट द प्रोटीन अमीनो एसिड स्ट्रक्चर, लेकिन जो आर होता है वो चेंज हो जाता है और आर की जो नेचर होती है वो डिफाइन करती है स्ट्रक्चर एंड द काइंड ऑफ द अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं। इसे बिल्डिंग ब्लॉक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ये पॉलीमर अमीनो एसिड इज द मोनोमर ऑफ द प्रोटीन्स। अगर मैं प्रोटीन्स को ब्रेक करूंगी तो जो चीज़ मुझे मिलेगी दैट विल बी द अमीनो एसिड। हमें जो है वो 20 अमीनो एसिड्स होते हैं जिनको हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं, जो हमें अपनी बॉडी के अंदर लेने पड़ते हैं बिकॉज आवर बॉडी कांट मेक दीज 20 अमीनो एसिड्स। बकाया अमीनो एसिड जो होता है वो हमारी बॉडी खुद क्रिएट कर लेती है। अब हम बात करते हैं कि अमीनो एसिड की लिंकेज की। जब आपने कार्बोहाइड्रेट को पढ़ा था तो हमने कहा था कि एक कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज मॉलिक्यूल किसी कार्बोहाइड्रेट के मोनोसैकेराइड यूनिट के साथ जब ज्वाइन करेगा तो उस बॉन्डिंग को हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग कहते हैं। लेकिन जब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ ज्वाइन करेगा तो इस बॉन्ड को हम लोग डाइपेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो दिस इज द अमीनो एसिड। इसमें अगेन आर आपको शो कर रहा है कि ये वेरिएबल अमीनो एसिड है। यहाँ पे एक साइड पे जो एसिटाइल का OH होगा ये आपके नेक्स्ट के NH यानी कि अमीन ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से जो है वो कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा, वाटर रिमूव होगा और आपका जो है ये डाइपेप्टाइड बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। So you can say that the dipeptide, it is the bond between C and N of the 2 amino acids. अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन की। स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन को याद रखने के लिए आप देखें तो प्रोटीन कौन चीज क्रिएट कर रही है। प्रोटीन्स आर क्रिएटेड बाय द राइबोसोम्स थ्रू अ प्रोसेस नॉन एज ट्रांसलेशन। जब ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनती है तो वो एक लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन होती है। उस प्रोटीन के अंदर जो होता है वो हमारे पास डिफरेंट अमीनो एसिड्स होते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन होता है। ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ अमीनो एसिड वो 2 सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्रिएट करेगी। पहले सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हम हेलिकल कहते हैं। हेलिकल के अंदर जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो एक लॉन्ग हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर, स्टेयरकेस लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं और उसके अंदर जो होता है वो आपके सल्फाइड बॉन्डिंग होती है। फिर जो दूसरा स्ट्रक्चर क्रिएट होता है उसको हम बीटा शीट्स कहते हैं। बीटा शीट्स के अंदर आपके लॉन्ग अमीनो एसिड्स भी हो सकते हैं और उनके दरमियान जो C और N होता है उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग क्रिएट होती है। फिर जब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होते हैं ये आपके वाटर के अंदर आते हैं तो बिकॉज ऑफ द हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन ये सर्टेन जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स होते हैं वो एक दूसरे के अंदर क्रम्पल हो जाते हैं और क्रम्पल होने की वजह से जो है वो एक टर्शियरी स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर जो होता है वो आपके अल्फा और बीटा दोनों होंगे और वो क्रम्पल होंगे बिकॉज ऑफ द हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन और वो क्रम्पल होके जो है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। ये टर्शियरी स्ट्रक्चर फर्दर प्रोसेस होगा। फॉर एग्जांपल अगर एक टर्शियरी स्ट्रक्चर और दूसरा टर्शियरी स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ करीब लाया जाएगा टू क्रिएट अ क्वांटरी स्ट्रक्चर जिसको हम ग्लोबुलर प्रोटीन्स भी कहते हैं। क्वांटरी स्ट्रक्चर जो होता है ये आपके सर्टेन शेपरॉन मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिपोप्रोटीन्स होते हैं जो कि सर्टेन एंजाइम्स होते हैं जो कि इस प्रोसेस को जो होता है वो असिस्ट कर रहे होते हैं और इसके बाद हमारे पास जो होता है वो क्वांटरी स्ट्रक्चर क्रिएट होता है और ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्रिएट करता है। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ अमीनो एसिड स्ट्रक्चर। सिग्निफिकेंस ऑफ अमीनो एसिड को देखने के लिए आप इस चीज को देखें। हम सबको बेसिकली कंप्यूटर कोडिंग का पता होगा। कभी आपने देखा कि प्रोग्रामर जरा सी भी 0 या 1 की मिस्टेक कर दे तो उनकी पूरा जो प्रोग्रामिंग होती है लैंग्वेज वो खराब हो जाती है और उसमें एरर आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह ये जो लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड होती है उसमें अगर एक अमीनो एसिड की बजाय दूसरा अमीनो एसिड आके लग जाए तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और वो मैल फंक्शनिंग प्रोटीन क्रिएट कर देती है और इसी वजह से ह्यूमंस को सर्टेन हेरिडिटी डिजीजेस जिन्हें हम जेनेटिक डिजीजेस भी कहते हैं वो कॉज होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा कॉमन एग्जांपल जो है वो है सिकल सेल एनीमिया की।
नॉर्मली जो हमारा सेल होता है वो हेल्दी सेल इस तरह का नजर आता है, लेकिन अगर इसके अंदर जो है कोई अमीनो एसिड की प्रॉब्लम होगी तो जो सिकल सेल्स होता है वो इस तरह का इन्फ्लेटेड क्रिसेंट शेप होता है। ये क्रिसेंट शेप जो होता है ये समटाइम्स ऐसा होता है कि नॉर्मल कंडीशन में ये भी सर्कुलर होगा, लेकिन जहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी वहाँ पे जो है ये इन्फ्लेट हो जाएगी, जैसे एक बलून इन्फ्लेट होता है, ये इन्फ्लेट होकर क्रिसेंट शेप बना देगा। और फिर ये क्रिसेंट शेप जो है ये काफ़ी सारे जो है ये एक क्रिसेंट, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल रेड ब्लड सेल्स एग्रीगेट करेंगे और ये आपके जो है वो किसी भी ब्लड वेसल के अंदर जो है ये ब्लॉकिंग क्रिएट कर देंगे। ये ब्लॉकिंग नॉर्मली सिर्फ लैक ऑफ ऑक्सीजन पे होगी। इसलिए जो सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट होते हैं वो किसी भी क्लस्टर फोबिक होते हैं, यानी कि जहाँ पे भी रश ज़्यादा होगा और जहाँ पे भी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी वहाँ पे उनके नॉर्मल सेल सिकल सेल एनीमिया में कन्वर्ट होके उनको ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। अगर हम नॉर्मल को देखें तो इसके अंदर जो होता है वो ग्लूकोजा अमीन होता है, लेकिन ये ग्लूकोजा अमीन म्यूटेट हो जाता है इनटू वैलिन, और अगर आप इसके कोडिंग के अंदर देखें तो सिर्फ ए रिप्लेस हुआ है विद द यू, और इस एक यू के आने की वजह से आपका जो अमीनो एसिड कोड हुआ है वो वैलिन हुआ है, और वैलिन के आने की वजह से आपका जो नॉर्मल सेल होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सिकल सेल।